नमस्ते बच्चों, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ स्टार्ट करवा रखा था। मैंने थर्ड लॉ में जो लास्ट टॉपिक आपको करवाया था वो था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। उसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं अपना आया क्या था। गिब्स जो अपन ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो अपन ने इक्वेशन की थी उसका रिजल्ट क्या आया था वो देख लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस का टी करली चेंज इन, ये करली है, करली डेल्टा जी डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अपन ने क्या किया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकाल ली थी। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो स्टार्ट करता हूँ जिस टॉपिक से, वो है नर्नेस्ट थ्योरम, नर्नेस्ट हीट थ्योरम, नर्नेस्ट हीट थ्योरम, नर्नेस्ट हीट थ्योरम। नर्नेस्ट ने क्या स्टडी किया था? नर्नेस्ट ने ये स्टडी किया इस थ्योरम में कि हम भी जानते हैं जैसे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस का टी डेल्टा एस। मीन्स डेल्टा जी एंड डेल्टा एच क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? टी डेल्टा एस का। मीन्स डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल नहीं है, डिफरेंस टी डेल्टा एस का। लेकिन जैसे जैसे इस टी डेल्टा एस को मैं छोटा करता जाऊं और यहाँ से इसको हटाता जाऊं, या इसको लास्ट में हटा दूं बिल्कुल टोटली, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ जाएगा। मीन्स क्या था कि ये किसके साथ वैरी करेगा? ये टेम्परेचर के साथ। ये किसके साथ? टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा। ठीक है, तो नर्नेस्ट ने क्या स्टडी किया था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जाऊं, अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करें कि जैसे जैसे ये इस तरफ क्या था टेम्परेचर, ये इधर क्या है डेल्टा जी को डेल्टा एच की क्या रखी है, अगर मैं इसको डेल्टा जी और डेल्टा एच में लिख सकता हूँ। आप ध्यान से सुनना, क्या कह रहा था कि डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल नहीं होते, लेकिन दोनों इक्वल हो सकते हैं। कब? जब टी डेल्टा एच को यहाँ से हटा दें या इसको गायब कर दें। ठीक है, तो मैंने मान लिया डेल्टा एच क्या है, हाई पे है, डेल्टा जी डेल्टा जी हाई पे है और डेल्टा एच लोअर पे है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इधर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो जो अपना डेल्टा एच है और डेल्टा जी है वो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, अप्रोच करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कब? जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जाऊंगा। मीन्स कि जब मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो पे कर दूंगा, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि जब उसको डिक्रीज करके जीरो पे ले आऊंगा, एब्सोल्यूट जीरो कर दूंगा, तो जो हमारे डेल्टा जी हैं और जो डेल्टा एच हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ये ध्यान से सुनना है, वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ किया है ना ग्राफ में शो कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, वैसे वैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच क्या करते जाएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करते जाएंगे। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे टी को कम कर दूंगा, टी जीरो की तरफ बढ़ेगा, ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, और जब टी जीरो हो जाएगा तो ये खत्म, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। मीन्स जब टी जीरो को अप्रोच करेगा तब डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के लगभग इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और हम जानते हैं हमने पढ़ा भी है कि अभी जैसे मैंने क्या कहा, डेल्टा जी और डेल्टा एच जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, मीन्स डेल्टा जी की वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड डेल्टा एच की वेरिएशन विद टेम्परेचर। हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा जी की वेरिएशन करली टी विद टेम्परेचर और किसकी, करली डेल्टा एच की वेरिएशन विद टेम्परेचर, दोनों क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगी। लेकिन कब? जब हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। यही मैंने बताया है। ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा डेल्टा एच भी क्या होता जाएगा, लगभग जीरो, डेल्टा जी भी जीरो को अप्रोच करता जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते जाएंगे। ये जो स्टडी किया था ये नर्नेस्ट ने स्टडी किया था, इसको नाम दे दिया था नर्नेस्ट हीट थ्योरम का। और अभी हमने ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं। ये देखो करली डेल्टा जी, यह भी मैंने पिछले ही टॉपिक में पढ़ाया था जब मैंने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन निकलवाई थी कि करली डेल्टा जी अपॉन करली टी इज इक्वल टू डेल्टा एस होता है। तो जब यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगी। कैसे? जब यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट टी अप्रोचेस जीरो, तो हमारा करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय करली टी जीरो को अप्रोच कर रहा था, तो इधर हमारा लिमिट
टेम्परेचर अप्रोचेस जीरो, तो हमारा डेल्टा एस भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। सिमिलरली देखो इसको, जब मैं लिमिट टी अप्रोचेस जीरो, ठीक है, तो हमारा करली डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय करली टी जीरो को अप्रोच कर रहा था। तो सिमिलरली किरचॉफ्स इक्वेशन जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई थी थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के अंदर, आपको याद होगी किरचॉफ्स इक्वेशन करवाई थी, उसके अंदर एक रिजल्ट आया था, ये किसके बराबर होता है, करली डेल्टा एच डिवाइडेड बाय करली टी इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। और जब यहां लिमिट लगाऊंगा तो डेल्टा सीपी पे भी क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। अब इन बातों को ध्यान से समझना। देखो जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा तो डेल्टा जी और डेल्टा एच दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर जीरो की तरफ बढ़ेगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो होगा वैसे वैसे वेरिएशन डेल्टा जी का टेम्परेचर के साथ क्या होता जाएगा, जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ये दो रिजल्ट मैंने नर्नेस्ट हीट थ्योरम से बताई है। अब देखो, अब जैसे अगर आप पहले इसकी बात कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर को जीरो कर दें कि जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा सीपी क्या होती जाएगी, वो भी जीरो को अप्रोच करती जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, जीरो को अप्रोच करती जाएगी, ठीक है। मींस कब, अब डेल्टा सीपी होती क्या है, डेल्टा सीपी इज इक्वल टू सीपी प्रोडक्ट की, ठीक है, सीपी किसकी, प्रोडक्ट की, माइनस सीपी किसकी, रिएक्टेंट की, यही होता है ना। और जब ये जीरो हो जाएगा इट मींस क्या हुआ कि सीपी जो प्रोडक्ट की इज इक्वल टू सीपी ऑफ रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोडक्ट की है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगी, जो मैं हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कब, जब हमारा डेल्टा सीपी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट हीट थ्योरम, जब हमारा टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है, एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करता है, तो हमारी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की जो स्पेसिफिक हीट है सीपी है उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। इट मींस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं चेंज लिखने की बजाय। देखो जब दोनों की हीट कैपेसिटी इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा इट मींस लगभग सभी सब्सटेंसेस की चेंज जीरो है। इट मींस दोनों की हीट कैपेसिटी चाहे प्रोडक्ट है चाहे रिएक्टेंट है इक्वल ही होगी ना। तो इसको सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि टी अप्रोचेस जीरो, चेंज की जगह अकेली एक ही लिख दूं क्योंकि दोनों इक्वल है, अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगी ना। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी क्योंकि ये 0 है। तो मैंने क्या मान लिया, ये 0 है, 0 एक कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको 0 बोल सकता हूं। अगर ये 0 तो ये भी 0, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया, लिमिट टी अप्रोचेस जीरो सीपी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके अंदर देखो जैसे जैसे टी जीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0 मींस एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0। और 0 कब आएगा, जब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मींस ये डेल्टा एस 0 कब होगा, डेल्टा एस 0 कब होगा, जब एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होगा 0। और ये 0 कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे SP एंड SR, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट, जैसे मैंने उसमें लिखा लिमिट टी अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे सिंपल S लिख दूं, S इज इक्वल टू 0। S किसकी, एंट्रोपी मान ली किसी भी इनमें से दोनों में से एक की, ठीक है। ये 5 होंगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6, मैंने मान लिया ये 0 है तो ये भी 0 होगी। तो सिंपल मैंने रिजल्ट को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इट मींस इसकी डेफिनेशन क्या बनी, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज इक्वल टू 0। मींस अगर टेम्परेचर 0 है तो एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस क्या होगी, 0 होगी। एक और बात, जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है वो ओनली सॉलिड्स पे ही एप्लीकेबल होती है। इट मींस कि यहाँ पे जो एंट्रोपी की बात करेंगे जो 0 हो रही है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, वो किसकी, सॉलिड की ही बात की जाएगी। लिक्विड की क्यों नहीं होगी, क्योंकि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 जब होगा उस टाइम गैसेस लाई नहीं करती, गैसेस होती ही नहीं है। सिमिलरली फॉर लिक्विड, और आप क्या करेंगे, ये नर्नेस्ट हीट थ्योरम किस पे अप्लाई कर देंगे, ओनली फॉर सॉलिड्स पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, नर्नेस्ट हीट थ्योरम। और इस रिजल्ट को जो लास्ट में नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। मींस एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स उनकी एंट्रोपी जीरो होती है जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एंट्रोपी मींस इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ। टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ। आप ध्यान से सुनना है। एंट्रोपी चेंज अगर क्या हो, इनफाइनाइट एसिमल चेंज हो, इनफाइनाइट एसिमल चेंज हो तो हमारा एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होता है, आप सबने पढ़ रखा है और मैंने बताया भी था, ds इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय टी। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि जब इनफाइनाइट एसिमल चेंज होगा तो एंट्रोपी हमारी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय टी के, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय टी। यही होता है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडिंग बाय टी। या फिर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ dt आएगा क्योंकि आपको याद हो दो पढ़ते हैं अपन, Cv एंड Cp। Cv इज इक्वल टू डेल्टा u या du डिवाइडिंग बाय dt, ठीक है। डेल्टा नहीं लिख सकते u को क्योंकि u क्या है, डेल्टा नहीं लिख सकते u को क्योंकि u क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा हमेशा पाथ फंक्शन के लिए लिखते हैं क्योंकि पाथ फंक्शन का हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। इसी तरह Cp क्या होता है, ds डिवाइडिंग बाय dt, और ये दोनों क्या है, हीट की ही फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी। तो Cp को क्या लिखूंगा, Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्या डिवाइडिंग बाय dt, और यही मैंने कहा लिखा, ऊपर को लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, यहां से डेल्टा क्या की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो यहां से डेल्टा क्या की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा क्या इज इक्वल टू Cp dt। तो हमारी एंट्रोपी क्या लेगा, ds इज इक्वल टू, अगर मैं डेल्टा क्या की वैल्यू पुट करूं तो डेल्टा ds इज इक्वल टू Cp dt डिवाइडिंग बाय टी। कब, जब मैं यहां से डेल्टा क्या की वैल्यू निकालूं और कहां पुट कर दूं, यहां पे पुट कर दूं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू Cp dt डिवाइडिंग बाय टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, s इज इक्वल टू 0 से s इज इक्वल टू st, एंड इसको t इज इक्वल टू 0 से किसी टेम्परेचर t तक। अब यहां से ध्यान से सुनना, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तब क्या होगा। अभी मैंने कहा ना इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ, अब इसके अंदर थर्ड लॉ को यूज करना है। देखो इसकी अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, देखो ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट लगाएंगे st माइनस s0, st माइनस s0, इसका इंटीग्रेट करेंगे कैसे हो जाएगा, Cp dt, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, Cp ln t, और क्या लिख दूं, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t। अभी अपन ने पढ़ा है कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑफ ऑल सॉलिड्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा हमारा, S0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंट्रोपी st, या फिर सिंपल s से लिख दूं, कहां से कहां तक टेम्परेचर, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक, Cp d ln t। अब ग्राफ प्लॉट किया गया किस किस के बीच में, Cp के बीच में, ठीक है, और ln t के बीच में, किसके बीच में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में और ln t के बीच में। ग्राफ कैसा आया, ऐसा। ये ग्राफ है, यहाँ पे t इज इक्वल टू t, ठीक है। ग्राफ से भी पता लग रहा है कि मेरे को अगर एंट्रोपी निकालनी किसी टेम्परेचर t तक तो इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। लेकिन एक बात देखो कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की तो एंट्रोपी साफ निकल रही है, लेकिन इस टेम्परेचर को मैं मान लेता हूँ t इज इक्वल टू T1। T1 से जब नीचे जीरो की तरफ एंट्रोपी निकालेंगे तो वो नहीं कैलकुलेट हो रही है, मीन्स जीरो से लेकर T1 तक। और निकाली कैसे, इसको, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके,
मींस इस ग्राफ को जब एक्सट्रापोलेट करके 0 से लेके T1 तक की जो एंट्रोपी निकालूंगा, 0 से लेके T1 तक की, वो नहीं निकल रही है। इसको निकालने के लिए डिवाइड टी क्यूब लॉ का यूज करते होते हैं। डिवाइड टी क्यूब लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, Cp इज इक्वल टू ए टी क्यूब। ये क्या किसका यूज किया अपन ने, डिवाइड टी क्यूब लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइड थर्ड पावर लॉ या टी क्यूब लॉ, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो, अगर इसकी एंट्रोपी निकालना चाहो तो कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, S, क्योंकि S इज इक्वल टू एस एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे, तो एंट्रोपी 0 थी, मैंने ST माइनस S0 क्या लिख दिया था, S, तो S लिख दिया, ठीक है। अब 0 से लेके T1 तक की, 0 से लेके टेम्परेचर T1 तक की एंट्रोपी क्या होगी, टी क्यूब लॉ का Cp की वैल्यू पुट करेंगे, Cp की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी क्यूब डी टी डिवाइडिंग बाय टी, प्लस में T1 से T तक, प्लस में T1 से T तक, तो वो क्या होगा हमारा Cp ln T dt, ठीक है। या फिर ln T लिख दे, dt नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने d पहले ही यूज कर लिया, देखो d ln T, यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1/t को अपन क्या लिख सकते हैं, ln T, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन होता है ना ln T, और ln T का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, Cp d ln T, Cp d ln T। अब देखो क्या था कि T1 से T तक की तो एंट्रोपी अपन सिंपल निकाल रहे थे, तो जैसे अपन ने पीछे कैलकुलेट किया था, लेकिन 0 से T1 तक की एंट्रोपी नहीं निकल रही थी, उसको निकालने के लिए डिवाइड क्यूब लॉ का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग Cp इज इक्वल टू ए टी क्यूब, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसको, S इज इक्वल टू T से T कैंसिल, क्या बच गया, T स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, 0 से T ए टी स्क्वायर dt प्लस का T1 से T Cp d ln T इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब डिवाइडिंग बाय 1/3, तो इसको क्या लिख दूंगा, 0 से T1, 0 से T1 है ये टेम्परेचर, ये देखो 0 से T1 की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 से T1 ये क्या आ जाएगा, a बाई ए इंटू टी स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडिंग बाय 3, यहां से इंटीग्रेशन हट जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ लिमिट्स 0 से T1, और उसको ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो T1 से T Cp d ln T, ऊपर लिखता हूं सारे रिजल्ट का। एंट्रोपी S इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडिंग बाय 3, मीन्स इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 की वैल्यू को 0 करूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस T1, समझ रहे हो, तो T1 का ही यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, T1, तो क्या पुट कर दूं, a T1 क्यूब डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है ना, प्लस का T1 से T Cp d ln T, तो ये जब पुट कर देंगे इससे अपन क्या निकाल लेंगे, इसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो ध्यान से सुनना, इसका इंटीग्रेशन समझा देता हूं मैं दोबारा से, जो ये टी स्क्वायर है, जो टी स्क्वायर है ना, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, जब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, टी क्यूब डिवाइडिंग बाय 3, और वो आता है माइनस का, ठीक है ना, माइनस का आता होता है, तो माइनस का वैसे ही यूज करें तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, क्योंकि पावर यूज कर रहे हैं ना, ये जो इंटीग्रेशन पावर्स को सोल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को लेकर, तो यही आएगा। अगर किसी को ना पता चले तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से लिख के सेंड कर दूंगा। वैसे सिंपल ये है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी पावर इंक्रीज कर देंगे T3 डिवाइडिंग बाय T, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या है, उसके बाद इसका यूज बता रखा है कि अगर मेरे को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ जाए, अकॉर्डिंग टू दिस,
तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक और बात बता दूं, अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं ना Cp, तो इसको क्या लिखूं Cp की पावर 3 क्योंकि AT क्यूब प्लस का T1 से T Cp D ln T। तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि 0 से लेके T1 तक जो एंट्रोपी थी वो 1/3 है जो T1 से T था। ठीक है, ये एंट्रोपी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब दोबारा से सुना अपन ने किया क्या है, अपन ने थर्ड लॉ के यूज करके एंट्रोपी कैलकुलेट की है। मैंने फिर ये बताया 0 से लेकर T1 तक टेम्परेचर की एंट्रोपी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय द एक्सट्रापोलेशन, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए टी क्यूब लॉ का यूज करते हैं। टी क्यूब लॉ क्या होता है, Cp = AT क्यूब। ठीक है, उस लॉ का यूज किया Cp = AT क्यूब लॉ का एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैंने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने के बाद जो 0 से T1 तक की एंट्रोपी थी वो क्या आई है, 1/3 ही आई है T1 से जो T तक की एंट्रोपी अपन ने पहले निकाली थी। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। मान लो कि कोई गैसेस है अपने आज के रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, या फिर किसी टेम्परेचर पे। इसको रब कर देते हैं एक बार। ये सारा याद रखना आपको, या फिर इसको ऊपर वाले को पढ़ा रहने देता हूँ। ठीक है, वैसे ही बोल देता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लो मेरे को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है किसी गैसेस की, किसी गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है एट दिस मोमेंट। अब एट दिस मोमेंट मेरे को किसी गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो गैसेस किन किन स्टेजेस से होकर इस पॉइंट पे पहुंची है। उन स्टेजेस की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उस गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि गैस किसी सॉलिड से होकर यहां पहुंची है। मान लो स्टार्टिंग में कोई सॉलिड था जिसका टेम्परेचर क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना था, 0 था। कोई सॉलिड था जो एब्सोल्यूट T = 0 टेम्परेचर पे था स्टार्टिंग में, और बाद में चेंज होकर कहां पहुंच गया, किसी गैसेस के अंदर। तो जब ये सॉलिड गैसेस में पहुंचा आज के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट करना। तो कैसे लिखूंगा देखना एक बार, T = 0 से T = Tf तक, समझ रहे हो। भी मान लो सॉलिड था, क्या था कि सॉलिड था T = 0, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे। उसको फिर मैं कहां ले गया, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, लेकिन फेस क्या रहेगा, सेम T = Tf या T। ठीक है, फ्यूजन पॉइंट बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो दोबारा से सुनना, सॉलिड में था, सॉलिड पे ही रखा, टेम्परेचर को चेंज किया, तो एंट्रोपी बाय दिस Cp D ln T से निकाल सकते हैं, प्लस का जब ये सॉलिड ठीक है, फेस चेंज कर दिया मैंने, फेस चेंज किया, किस में चला गया, गैस में, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम Tf एंड Tf। तो जब फेस चेंज हुआ, इस दौरान कितनी एंथैल्पी का चेंज हुआ है उसको मेजर करके हम यहाँ पे एंट्रोपी निकाल सकते हैं, डेल्टा HF डिवाइडिंग बाय Tf। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ जो थर्ड स्टेज है, इसी लिक्विड को, सॉरी यहाँ लिक्विड लिखना है, इसी लिक्विड को कहां लेके जाऊं मैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है ना, अब ये तो Tf था, अब मेरे को कहां लेके जाना है, उसको वेपर में चेंज करना है ना, गैसेस फेस में चेंज करना है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन फेस क्या रहेगा सबसे पहले सेम, और टेम्परेचर कहां पे पहुंच जाएगा, T वेपराइजेशन पे। तो जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, Tf से T बॉइलिंग पॉइंट या T वेपराइजेशन, T भी लिख दिया है, तो वही एंट्रोपी Cp D ln T प्लस का। अब देखो लिक्विड में, ठीक है, अब फेस चेंज करना है, लिक्विड से कहा गया है गैसियस पे, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, वही Tb लिख दो इसको, बॉइलिंग पॉइंट Tb एंड Tb। ठीक है, तो क्या होगा, इसके दौरान जितनी एंथैल्पी का चेंज हुआ, डेल्टा Hb, तो प्लस का डेल्टा Hb Tb। ठीक है, प्लस में अब रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, तो इस गैसेस को जब हम कहां लेके आएंगे, अपने टेम्परेचर T पे लेके आएंगे, तो प्लस में क्या आ जाएगा, Tb से T Cp D ln T। ये हमारी क्या थी, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट हो चुकी है जब कोई स्टार्टिंग में सॉलिड था एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे, और हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं आज के इस रूम टेम्परेचर पे जब वो सॉलिड गैसियस फॉर्म में चेंज हो चुका है। दोबारा से देखो,
स्टार्टिंग में सॉलिड था T0, मेल्ट किया, सॉलिड ही फेस रखा, फेस को चेंज किया, टेम्परेचर को सेम रखा, लिक्विड को लिक्विड में ही रखा, वेपर में चेंज किया, मींस सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, लेकिन लिक्विड को वेपर में गैसेस फेस में चेंज किया, टेम्परेचर को सेम रखा, फिर इस टेम्परेचर को अपने रूम टेम्परेचर पे लेके उस दौरान कितनी एंट्रोपी का चेंज हुआ, तो उन सबकी अपन ने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ यूज करके एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली है। अगर मान लो मेरे को ये हो कि अगर कोई सॉलिड है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे, उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है एट दिस मोमेंट, लेकिन वो क्या है सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, 1 2, सिर्फ ये दो भी ना लगाएं, एक ही लगाएंगे क्योंकि टेम्परेचर T तक रखना सॉलिड। अगर अकेला लिक्विड आ जाए तो ये 3, अगर गैसेस आ जाए तो ये 5, ये पांचों रिलेशन आप लगाएंगे। अगर अब भी किसी को ना पता चला हो ये तो मेरे को मैसेज कर देना, या फिर आगे जो लेक्चर आएगा मैं इसके ग्राफ को बताऊंगा और इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।